जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा जो हेडिंग है आज का भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। ठीक है, तो आज हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी हम जीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक पहुंचेंगे, जीरो से हीरो बनाने की बात करेंगे। पॉलिटी का हर एक चैप्टर यानी कि हर एक थॉट हम सारा का सारा चीज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। आपने देखा भी होगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पॉलिटी ज़रूर आता है। ठीक है, तो हमारा जो रेफरेंस होगा पॉलिटी का वो होगा एम लक्ष्मीकांत। हमें एम लक्ष्मीकांत को रेफरेंस मानते हुए पॉलिटी के हर एक चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस काम क्या करना है कि जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा आपको उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि हम आपको पीडीएफ बनाएंगे और दे देंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ हर एक चीज़ को नोट करना है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आपको जो भी सेशन यहाँ पे मिलने वाला है वो फ्री में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी कहीं भी ट्राई कर लीजिए, आपको ऐसा सेशन फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको 2-3 क्लास लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपने पहले कभी पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राज व्यवस्था, सबसे पहले राज व्यवस्था देखेंगे। राज व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, राज व्यवस्था किसी भी, मेरे साथ लिखते चलो ताकि टाइम बचे हमारा, किसी भी देश की शासन करने की पद्धति या का शासन करने की व्यवस्था किसी भी देश के शासन करने की पद्धति, किसी भी देश के शासन करने के नियम, किसी भी देश के शासन करने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। क्लियर है? यहाँ तक आपका क्लियर होगा? ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे राज व्यवस्था के अंग। राज व्यवस्था के अंग, इसके क्या क्या अंग होते हैं? ठीक है, इसके 4 अंग होते हैं। राज व्यवस्था के 4 पिलर मान लो आप, 4 स्तंभ मान लो, 4 अंग मान लो, 4 वर्ग मान लो, जो भी कुछ। ठीक है, तो राज व्यवस्था के अंग, सबसे पहला क्या होता है? सरकार। इनके बिना राज व्यवस्था हमारी नहीं हो सकती। सरकार को बोलते हैं गवर्नमेंट। क्लियर है? एंड सेकंड वन हमारा आता है शासन, रूल। एंड थर्ड वन हमारा आता है देश, जिसको बोलते हैं कंट्री। एंड हमारा फोर्थ वन आता है तंत्र, जिसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे शासन व्यवस्था के यानी कि पॉलिटी के हमारे 4 अंग होते हैं: सरकार, शासन, देश और तंत्र। इन चारों को हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। हेडिंग डाल लो सरकार। सरकार क्या होती है? ठीक है, सरकार किसी देश के शासक व उनके सहयोगियों का ऐसा समूह, सरकार क्या होती है? किसी भी देश के शासक व उनके सहयोगियों का ऐसा समूह जो देश के सभी मामलों का प्रबंधन करने का कार्य करता है, जिससे जो हमारी देश की जनता है उनका जीवन सुगम व कल्याणकारी हो सके। ठीक है, सरकार कहलाती है। सरकार क्या होती है? किसी देश के शासक व उनके सहयोगियों का ऐसा समूह जो देश के सभी मामलों का प्रबंधन करने का कार्य करते हैं।
सरकार क्या होती है? शासक व शासकों का ऐसा समूह होता है जो देश के सभी प्रकार के मामलों का प्रबंधन करने का कार्य करता है। ठीक है, हमारी क्या होती है? सरकार का, जिससे क्या हो सके, जनता, जो देश की जनता है, उनके जीवन सुगम व कल्याणकारी हो सके। क्लियर है? तो आपको सरकार समझ में आई क्या होता है? जिससे जनता का जीवन सुगम हो सके। सरकार समझ में आ गया? सरकार आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। सरकार, अगर आपसे अब कभी भी कोई भी पूछता है तो सरकार क्या होता है? सरकार देश के शासक व शासकों का ऐसा समूह होता है जो देश के सभी प्रकार के मामले, चाहे वो कैसे भी हो मामले हों, ठीक है, उनका प्रबंधन करने का कार्य करता है। ठीक है, सरकार कहलाता है। इसके बाद सरकार के अंग, सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? ठीक है, सबसे पहला प्रकार होता है राजतंत्र। और दुनिया का राजतंत्र, दुनिया का सरकार का मतलब सरकार का सबसे पुराना प्रकार है ये राजतंत्र, सबसे प्राचीनतम है राजतंत्र, जिसको बोलते हैं मोनोगार्ची। ठीक है, मोनोगार्ची। ठीक है, राजतंत्र ये क्या है? प्राचीनतम है, प्राचीनतम। एंड सेकंड वन हमारा आ जाता है गुटतंत्र। गुटतंत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं ओलिगार्ची। एंड थर्ड वन हमारा आता है तानाशाही। तानाशाही, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसको डिक्टेटरशिप भी बोला जाता है। ठीक है, ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप। एंड फोर्थ वन आता है हमारा लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सरकार के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, हम इन चारों प्रकार को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले राजतंत्र। राजतंत्र हमारा सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, पहली बात, राजतंत्र होता क्या, हम ये समझते हैं। राजतंत्र का मतलब हो जाता कोई भी देश, उसकी जो सत्ता होगी किसी एक व्यक्ति के पास होगी और सत्ता का स्थानांतरण वंशानुगत होगा। मतलब राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, मतलब सत्ता का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, सत्ता जो बदलती है वो वंशानुगत होती है। किसी एक अलग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता। जनता तय नहीं कर सकती कि हमारा ये राजा बनेगा, इसमें राजा ही तय करेगा, या फिर राजा अपने किसी सहयोगी को बना सकता है, या फिर किसी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकता है। बट राजा का इसमें जो राजा, अगला राजा तय करने का काम राजा ही करता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है राजतंत्र। इसमें प्रजा तय नहीं कर सकती कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, मतलब हमारा राजा कौन बनेगा। तो ये हो गया हमारा राजतंत्र। इसके बाद आता है गुटतंत्र। गुटतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश के कुछ चुनिंदा लोग ही उस देश पे शासन करते हैं, मतलब कुछ 2-4 लोग मिल करके पूरे देश पे शासन करते हैं। ठीक है, और वही तय करते हैं कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, बट किसी एक गुट का शासन होता है। कुछ लोगों मिल करके पूरे देश का शासन व्यवस्था को तय करते हैं, तो हमारा गुटतंत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड वन आता है तानाशाही। तानाशाही के बारे में आपने सुना होगा। किसी भी देश की शासन व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो और वो व्यक्ति ही तय करेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, कौन से नियम यहाँ पे लागू होंगे, कौन से नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, इनके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ कोई जनता आवाज़ भी नहीं उठा सकती है। जो तानाशाह होता है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। यहाँ पे देखिए, राजा और ये गुटतंत्र, ये दोनों जनता के प्रति जवाबदेह कहीं ना कहीं होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन तानाशाही बिल्कुल भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तानाशाही में उसने जो कुछ भी बोल दिया जनता को वही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तानाशाही। तानाशाही में हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो एग्जांपल आप देख सकते हो, तो हमारा उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, तो वो तानाशाह है। ठीक है, इसके बाद ये 3 हो गए। इसके बाद हम लोकतंत्र को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब हेडिंग डालो लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? सबसे पहले देखो, लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, आप वो देख लो, प्रत्यक्ष
एंड सेकंड वन होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, क्लियर है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर है? सबसे पहले लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है देश की सत्ता में जो भी व्यक्ति होगा उसको जनता तय करेगी कि वो व्यक्ति कौन शासन करेगा, कौन सा व्यक्ति शासन नहीं करेगा। जैसे कि हमारे देश में अभी किसने कहा बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी का शासन किसने तय किया? जनता ने शासन किया। जनता ने तय किया कि जनता तय करती है कि किस देश में किसका शासन होगा, और जनता तय कैसे करती है? वोट डाल के। ठीक है, तो इलेक्शन के थ्रू हम लोकतंत्र के एक मान सकते हैं कि लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारा एक इलेक्शन होता है। ठीक है, जनता तय करती है कि हमारे ऊपर शासन किसका होगा। ये समझ में आया आपको? लोकतंत्र में जितने भी हमारे सबसे बड़े लीडर होंगे या देश के सबसे बड़े नेता होंगे उनको जनता के द्वारा भेजा जाएगा। जनता अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजेगी उनको कि हमारा प्रतिनिधि आप हैं। ठीक है, आप आवाज़ उठाएंगे, हमको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो देश में इतनी सारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता है, तो इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है जो लोकतंत्र होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक देखो डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा देश में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, है ना, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, ये सारे इलेक्शन डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, प्रधान हो गया हमारे गाँव का, इन सबको जनता चुनती है, जनता चुन के भेजती है, हाँ तुम हमारे प्रतिनिधि हो। ठीक है, तुमको हम अपने यहाँ का एमपी बना के भेजते हैं, तुमको हम अपने यहाँ का एमएलए बना के भेजते हैं। तो डायरेक्ट जहाँ पे जनता पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट जनता तय करती है कि हमारा नेता ये हो जाएगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहीं कहीं पे क्या होता है कि डायरेक्ट हम उस जनसंख्या है देखो इतनी ज़्यादा, हर एक बिल पे जनता का हम मत नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कराने लगे हर एक बिल पे तो हमारे 6 महीने निकल जाएंगे इलेक्शन कराने में ही। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन सी प्रोसेस होती है? इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, कौन कौन से? विधानसभा के, लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा के, ये सारे मेंबर भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं इसमें राष्ट्रपति के शासन में। हम तो भाग नहीं लेते। तो क्या हुआ, पहले हम लोगों ने उनको चुन के भेजा, फिर उन लोगों ने राष्ट्रपति को चुना, तो ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। बट चुना हमारे ही द्वारा गया, बट हमने क्या किया? पहले कुछ प्रतिनिधि को चुना, फिर उन्होंने हमारे राष्ट्रपति को चुना, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा लोकतंत्र मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके अलावा फिर हम देखो 2 क्वेश्चन और होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है? तो आपको याद होना चाहिए सबसे पुराना लोकतंत्र जो हमारा यूएसए का है, अमेरिका का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो हमारा भारत का है। ठीक है, ये याद रखोगे। तो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत का हो जाएगा और सबसे पुराना हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद अगर हम अब हमारा चलते हैं अगला नंबर किसका था? शासन, रूल का। सेकंड वन, शासन हमारा क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष या किसी मतलब निर्धारित क्षेत्र में रह रहे लोगों को शासित करने की व्यवस्था को ही शासन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम हेडिंग लिख लेते हैं, किसी निर्धारित क्षेत्र में या निर्धारित भूभाग में, निर्धारित क्षेत्र में रह रहे लोगों की शासन या लोगों को शासित करना, लोगों को शासित करना या शासित करने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। ठीक है, किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों को या रह रहे जन समूह को, लोगों के समूह को शासित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, शासन समझ में आ गया। किसी भी क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों को, रह रहे जन समूह को शासित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा थर्ड वन आता है देश, नोट कर लो इसको। इसके बाद अब आता है देश।
देश में दो टर्म यूज़ होते हैं हमारे, एक होता है राष्ट्र एंड सेकंड वन होता है राज्य। आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे, जब भी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको किसी भी पूरी बुक में, किसी भी बुक में आपको देश शब्द नहीं मिलेगा, आपको राज्य मिलेगा। राज्य, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आर्टिकल, उनमें हर जगह राज्य यूज़ होगा, देश नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो राज्य टर्म यूज़ होता है। तो हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे क्या होता है हमारा। सबसे पहले हेडिंग डालो राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है? आपस में जुड़े ऐसे लोगों का समूह जिनकी जिनका धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में समानता पाई जाती है। आपस में जुड़े लोगों का एक ऐसा समूह जिनमें उनके धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति आदि में समानता पाई जाती है, राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, तथा सभी एकीकृत मतलब एक साथ होते हों, तथा सभी एकीकृत होते हों मतलब सभी के सभी एक साथ रहते हों, राष्ट्र कहलाता है। मतलब किसी भी राष्ट्र की अगर हम परिभाषा को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे? वहाँ के रह रहे लोगों का एक ऐसा समूह जिनमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि की समानताएं पाई जाती हैं, राष्ट्र कहलाता है। और बाकी सारे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हों। ठीक है, ये हमारा राष्ट्र कहलाता है। तो राष्ट्र की परिभाषा लिख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं राज्य पे। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है राज्य की डेफिनेशन। राज्य क्या होता है? राज्य की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रह रहे लोगों के सभी मामलों के या फिर रह रहे लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन को कल्याणकारी बनाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। एक ऐसा, इसकी हेडिंग लिख लो, मतलब वो लिख लो डेफिनेशन। ऐसा राजनीतिक संगठन जो निर्धारित या जो विशेष क्षेत्र विशेष में रह रहे जन समूह की सुरक्षा तथा उनका जीवन कल्याणकारी बनाने वाली आवश्यकताओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो हमारा जो राज्य क्या होता है? राज्य कोई एक निश्चित, एक ऐसा राजनीतिक संगठन
एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो दे रहे किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों के सुरक्षा और जीवन को कल्याणकारी बनाने वाली चीज़ों या जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, हमारा क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई आवश्यकता देख लेना, ये सही लिखा है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। ठीक है, राज्य कहलाता है। इसके बाद राज्य, हमारा राज्य की कल्पना, राज्य के भी 4 अंग होते हैं। इन 4 अंगों के बिना हम किसी भी एक राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, किसी भी सुदृढ़ राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य जो इसके 4 अंग होते हैं उनमें सबसे पहला अंग होता है भूमि। भूमि के बिना हम किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा कोई हो सकता है जो एक राज्य हो और उसके पास भूमि ना हो? ठीक है, तो कहने का मतलब बिना भूमि के हम किसी भी एक राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमारे पास भूमि होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए शासन। वहाँ पे शासन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो राज्य के 2 टर्म हमने पढ़ लिए, एक भूमि होनी चाहिए, दूसरा शासन व्यवस्था के लिए वहाँ पे सरकार होनी चाहिए। या शासन लिख लो या फिर यहाँ पे सरकार लिख लो, सरकार। ठीक है, वहाँ पे सरकार होनी चाहिए। तीसरा वहाँ पे क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो हम राज्य कैसे कहलाएगा? ठीक है, तो बिना जनसंख्या के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो जनसंख्या भी होना चाहिए। इसके बाद 4th नंबर पे हमारा क्या आता है, संप्रभुता। बिना इन 4 तत्वों के हम किसी भी एक राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये 3 हमने समझ लिए, अब आते हैं संप्रभुता को समझते हैं। संप्रभुता क्या होता है? अगर किसी भी राज्य को मान लो कोई भी निर्णय लेना है, ठीक है, उसने बोला कि हम अपने राज्य की जनता को फ्री में शिक्षा देने की कोशिश करेंगे या फ्री शिक्षा देना चाहेंगे, तो वो क्या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? अगर वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है अपने, उसको बोलते हैं संप्रभुता। फॉर एग्जांपल, आपके घर में मान लो आपको बाइक लेनी है, ठीक है, तो वो आप तय करोगे आपको कौन सी बाइक लेनी है, आपका पड़ोसी तय नहीं करेगा। अगर आप मान लो कोई सी बाइक लेने का, आपका पड़ोसी ने बोल दिया नहीं ये नहीं लेना, तुमको ये लेना है, तो मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो। तो आप अपना काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, या अपना काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कहलाती है संप्रभुता। मतलब किसी के अधीन ना रहना, आप खुद स्वतंत्र हो, किसी के अधीन ना हो, उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो ये 4 तत्व होते हैं हमारे राज्य के। तो राज्य को होने के लिए भूमि, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता, इन 4 की आवश्यकता होती है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा आता है तंत्र। क्लियर है, तो चौथा है वो हमारा 4th होता है तंत्र। इसको बोलते हैं सिस्टम। बिना सिस्टम के भी किसी भी मतलब उसकी राज्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना है वो सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, हर एक काम अलग, जैसे अपने मंत्री होते हैं, ठीक है, कृषि मंत्री अलग हो गया, कानून मंत्री अलग हो गया, रोड मंत्री, परिवहन मंत्री अलग हो गया, जल मंत्री अलग हो, तो सबका अपना अलग पूरा सिस्टम है, सब में अलग अलग अपने मंत्री बना दिए गए। ठीक है, तो मतलब सिस्टम, बिना सिस्टम के हमारा कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, तंत्र बहुत ज़रूरी है। तो तंत्र में 3 चीज़ें, 3 लोग होते हैं। सबसे पहला होता है कानून बनाने वाला। ठीक है, कानून बनाने वाला। ठीक है, एक कोई भी होगा वो कानून बनाएगा। ठीक है, और जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपका कोई भी घर, जैसे हमारा घर, जैसे घर में रह रहे हो आप, ठीक है, आपके घर में आपके दादाजी ने एक कानून बना दिया कि शाम को 6 बजे के बाद बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये कानून बनाया, तो कोई कानून बनाने वाला होगा ना, तो आपके दादा ने क्या किया, कानून बना लिया कि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वैसे हम भी घर जाते हैं तो हम बाहर नहीं निकल पाते, 6 बजे हमारा गेट बंद हो जाता है। कानून बनाने वाला। उसके बाद कानून को लागू करने वाला। अब कोई बंदा चाहिए, जैसे मान लो दादाजी ने कानून बना दिया, पिताजी उसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो कानून को लागू करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो कानून तो बन गया हमारा, उसके बाद लागू होगा। तीसरा आता है कानून की व्याख्या करने वाला। कानून जो बना है वो सही बना है या गलत, कानून की व्याख्या करने वाला।
ठीक है। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं तंत्र में, सिस्टम में। एक कानून बनाने वाला, दूसरा कानून की लागू करवाने वाला, और थर्ड वन होता है कानून की व्याख्या करने वाला, ठीक है। तो जो कानून बनाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं संसद। संसद, क्लियर है कि जो कानून बनाता है उसको संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट, क्लियर है। जो कानून लागू करने वाला होता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कानून की व्याख्या करेगा उसको बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो ये तंत्र के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कानून बनाने वाला, कौन बनाता है? हमारा संसद बनाती है कानून। इसके बाद कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। कानून की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। तो ये हमारा हो जाता है तंत्र, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसी ही पॉलिटी के हर एक सारे लेक्चर धीरे धीरे कवर करेंगे। हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे और सारे का सारा जो हमारा रेफरेंस होगा वो एम लक्ष्मीकांत होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।